तो सबसे पहले आपको जाना है iMedita, www.imedita.com/Fortinet ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा वो कंटेंट जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर करने वाले हैं। तो हम इस ट्रेनिंग में क्या करेंगे वो हम पहले ही क्रिस्टल क्लियर करके रखेंगे ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पे फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन से पहले हम करेंगे फायरवॉल इंट्रोडक्शन कि फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और उसके बाद हमारा रहेगा कि फोर्टीगेट फायरवॉल हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। और फिर हमारा रहेगा यहाँ पे यानी पहले फायरवॉल इंट्रोडक्शन, फिर फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप अपने लैपटॉप पे अथवा डेस्कटॉप पे अपनी लैब किस प्रकार से बना सकते हैं। लैब बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। रिसोर्सेज के लिए परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कौन कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सी इमेजेस वगैरह चाहिए, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। जब और साथ के साथ ये भी बताया जाएगा कि लैब किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो जब आपको पता चल जाएगा फायरवॉल क्या है, फोर्टीगेट क्या है, लैब सेटअप आपका करा दिया जाएगा, रिसोर्सेज आपको दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कराया जाएगा फोर्टीगेट बेसिक्स। फोर्टीगेट बेसिक्स के अंदर यानी कि फोर्टीगेट को एक्सेस कैसे करेंगे, फोर्टीगेट पे हमने इंटरफेस पे आईपी कैसे देना है स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से, टेलनेट कैसे इनेबल करेंगे इंटरफेस पे, पिंग, एचटीटीपीएस किस प्रकार से इनेबल किया जाएगा, फोर्टीगेट फायरवॉल का बैकअप कैसे लिया जाएगा, रिस्टोर कैसे किया जाएगा, उसे अपग्रेड कैसे किया जाएगा, उसका पासवर्ड रिकवरी किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारा हमारा फोर्टीगेट बेसिक्स के अंदर रहेगा। याद रहे हमारी ट्रेनिंग दो प्रकार से चलेगी, कुछ चीजें जीयूआई में मिलेंगी, कुछ चीजें सीएलआई में मिलेंगी। तो पहले हम जीयूआई से करेंगे, फिर हम सीएलआई से करेंगे, या दोनों साथ भी लेके चल सकते हैं। जब बेसिक्स हो जाएगा फिर हम सीखेंगे कि फोर्टीगेट फायरवॉल पे IPv6 स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग किस प्रकार से करेंगे। सीएलआई और जीयूआई दोनों से होगा। फोर्टीगेट फायरवॉल पे आप जोन भी बना सकते हो। नॉर्मली फोर्टीगेट फायरवॉल पे पॉलिसी बनती है इंटरफेस बेसिस, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस के लिए। लेकिन प्रश्न किया जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोलो अल्टो फायरवॉल है उस पे तो हम जोन बनाते हैं और पॉलिसी जोन बेस लगाई जाती है, क्या फोर्टीगेट जोन सपोर्ट नहीं करता? करता है। किस प्रकार से बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमारा रहेगा फोर्टीगेट फायरवॉल पे रिप इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग की। रिप की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूट किस प्रकार से करेंगे। OSPF इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग हमारा रहेगा। ISIS इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग यानी कि फोर्टीगेट फायरवॉल स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग के साथ रिप सपोर्ट करता है, OSPF सपोर्ट करता है, ISIS सपोर्ट करता है और BGP सपोर्ट करता है। तो आप रिप, OSPF, ISIS, BGP की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आप यहाँ पे सीखोगे। फिर एक फीचर होता है लिंक मॉनिटरिंग। अब ये लिंक मॉनिटरिंग क्या है, आपने सिस्को डिवाइस पे काम किया होगा, वहां पे फीचर चलता है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फोर्टीगेट पे उस SLA को बोला जाता है लिंक मॉनिटरिंग, जिससे हम नेक्स्ट हॉप के साथ रीचेबिलिटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट हॉप के साथ रीचेबिलिटी है तो राउट का इस्तेमाल हो, अदरवाइज राउट का इस्तेमाल ना हो। तो उसी SLA को यहाँ पे बोला जाता है आपका लिंक मॉनिटरिंग। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग है, आप IPv6 का स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग सीखोगे। उसके साथ साथ जैसे V4 पे रिप किया था, IPv6 में रिप एनजी होता है, इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, OSPF V3 इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, ISIS V6 इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग आप सीखोगे। और यहाँ पे BGP इम्प्लीमेंटेशन और ट्रिपल शूटिंग आपका रहेगा। और IPv4 की तरह IPv6 लिंक मॉनिटरिंग भी हम सीखेंगे। यानी कि फोर्टीगेट फायरवॉल पे आप एक डिटेल्ड के अंदर
IPv4 राउटिंग और IPv6 राउटिंग सीखोगे। प्रोटोकॉल्स आपके सामने हैं। जब हमारा राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा रहेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कोई भी फायरवॉल हो नेटिंग वो करता ही करता है, क्योंकि फायरवॉल को डिप्लॉय किया जाता है ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क अनट्रस्टेड पब्लिक नेटवर्क के बीच में। तो जब प्राइवेट से पब्लिक के कम्युनिकेशन की बात आती है तो वहां पे नेटिंग किया जाता है। तो FortiGate पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा ये आपको बताया जाएगा। पहले थ्योरी करेंगे, नेट क्या है, क्यों जरूरी है, कितने कौन कौन से टाइप्स के नेट अवेलेबल हैं और कैसे करेंगे। उसके साथ साथ IPv4 पे यूजर ऑथेंटिकेशन भी हमारा रहेगा, यानी कि जब कोई यूजर बाहर जाता है तो उसके लिए हम यानी कैप्टिव पोर्टल ऑथेंटिकेशन का हो या यूजर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो हम सीखेंगे। जब आपका IPv4 का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेम चीजें हम IPv6 पे सीखेंगे। तो IPv6 पे भी आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और यूजर ऑथेंटिकेशन सीखोगे। जब राउटिंग और नेटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट एडवांस फीचर की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा साइट टू साइट VPN। तो हम सीखेंगे साइट टू साइट VPN या IPsec VPN क्या होता है, पहले थ्योरी करेंगे फिर हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल के अंदर हम जो VPN करेंगे वो पहले सीखेंगे FortiGate से, FortiGate GUI से, फिर CLI से। अब FortiGate पे VPN दो तरह से बनता है, राउट बेस और पॉलिसी बेस। तो हम राउट बेस भी सीखेंगे और पॉलिसी बेस VPN किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन होगी ये भी हमारा रहेगा। अब इंडस्ट्री के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह FortiGate ही मिले, हो सकता है सिस्को राउटर मिले। तो सिस्को एक तरफ FortiGate रहेगा, एक तरफ सिस्को राउटर रहेगा। कि दोनों के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये आपको बताया जाएगा। FortiGate और सिस्को ASA के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये आपको बताया जाएगा। FortiGate और Palo Alto के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये आपको बताया जाएगा। FortiGate और चेक पॉइंट के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये आपको सिखाया जाएगा। FortiGate और जुनिपर के बीच में साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये आपको सिखाया जाएगा। इस यानी कि FortiGate से FortiGate ही नहीं, जो मेजर वेंडर्स डिवाइसेस है सिस्को राउटर, सिस्को ASA, Palo Alto, चेक पॉइंट और जुनिपर डिवाइसेस के साथ साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनेगा ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो गड़बड़ तो करेंगे ही, तो उसको ट्रबल शूट कैसे किया जाएगा ये आपको बताया जाएगा। IPv4 के साथ साथ IPv6 पे साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा ये बताया जाएगा। और सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ नॉर्मली जब हम क्या करते हैं VPN बनाते हैं तो प्रीशियड की का इस्तेमाल करते हैं। VPN के ऑथेंटिकेशन के लिए हम दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्रीशियड की और सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के साथ साइट टू साइट VPN किस प्रकार बनाएंगे वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। जब हमारा साइट टू साइट VPN आप सीख लोगे उसके बाद आपका रहेगा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। फायरवॉल टेक्निक्स होते हैं जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया। तो FortiGate फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट मोड में किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको बताया जाएगा। अब कुछ वेंडर फायरवॉल को दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है, L3 जिसमें वो लेयर 3 डिवाइस की तरह काम करता है, L2 जिसमें वो लेयर 2 की तरह काम करता है। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जो है उसमें फायरवॉल लेयर 2 डिवाइस यानी स्विच की तरह काम करता है, वो कैसे रहेगा ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद है हमारा यहाँ पे वर्चुअल वायर। अब वर्चुअल वायर क्या है, जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो सिस्को ASA के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन Palo Alto कहता है मैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से नहीं बेचूंगा, मैं उसको वर्चुअल वायर कहूंगा। तो FortiGate फायरवॉल पे सिस्को ASA का ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वाला फीचर भी अवेलेबल है और वर्चुअल वायर भी अवेलेबल है। तो ये दोनों आपको इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कराए जाएंगे।
उसके बाद आता है आपका यहाँ पे HA हाई अवेलेबिलिटी। अब यदि हम एक ही फायरवॉल लगाते हैं तो वो हमारा डाउन हो सकता है, और डाउन हो गया तो फिर हमारे नेटवर्क की एक्सेस नहीं रहेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम HA हाई अवेलेबिलिटी या फेल ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बताया जाएगा HA क्या है, थियोरेटिकल रहेगा, फिर प्रैक्टिकली आपको एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव HA करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब सर्वर लोड बैलेंसिंग किस लिए है, मान के चलो, आप एक काम करते हैं, पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहाँ से। तो ये हो गए हमारे वो फीचर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉपी किया, इनको नोटपैड पे लेके चलते हैं, यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर चुके थे, कहाँ तक हो गया था हमारा, हमारा हो गया था HA तक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्या, यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो अभी जस्ट ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब इनका समय आएगा उस टाइम पे डिटेल में थ्योरी और डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब यहाँ पे है हमारा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फायरवॉल कौन, हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब ये सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, इसको इस तरह से समझो कि हमारे पास हो गए एक सर्वर जो कनेक्टेड है FortiGate फायरवॉल से। FortiGate फायरवॉल से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट, और इंटरनेट से हमारे पास हो गया यहाँ पे एक PC। तो हम चाहते हैं पब्लिक यूजर इस सर्वर को एक्सेस करे, तो मान के चलो 192.168.101.100 इस सर्वर को हमने नेट कर देना है किसके पीछे, एक पब्लिक आईपी के पीछे। तो पब्लिक यूजर पब्लिक आईपी को हिट करेगा, उसको इस सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमारे जो इंटरनेट से यूजर आएंगे उनके लिए तो क्या हो गई, नो लिमिट, वहां पे तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इस सर्वर के कनेक्शन बनाने की तो लिमिट होगी। तो उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि ये 10,000 कनेक्शन बना सकता है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो इंटरनेट से आएगा तो केवल 10,000 यूजर्स को ही किसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है वो मिलेगी। लेकिन कितने आएंगे बाहर से, तो यहाँ पे आपके फॉर एग्जाम्पल मान के अज्यूम करते हैं कि कितने यूजर आएंगे, 50,000 यूजर्स आएंगे, तो वो तो एक सर्वर से नहीं दिया जा सकता। तो FortiGate फायरवॉल के अंदर एक फीचर होता है SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर नहीं, लेन के अंदर मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर लिए, और मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक सर्वर की कैपेसिटी कनेक्शन बनाने की 10,000 है। तो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल मिला के ये सारे के सारे सर्वर 50,000 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में हम ऐसा करेंगे कि क्लाइंट जो है वो एक आईपी को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब क्लाइंट से पहली रिक्वेस्ट आएगी तो वो एक क्लाइंट को क्या कर दी जाएगी, एक, यानी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पब्लिक आईपी को, वो एक सर्वर को दे दी जाएगी। दूसरी रिक्वेस्ट आई, वो दूसरे सर्वर को दे दी जाएगी। उसी प्रकार तीसरी रिक्वेस्ट आती है तो वो तीसरे सर्वर को दे दी जाएगी। उसी प्रकार आपका यहाँ पे फोर्थ रिक्वेस्ट आता है, वो फोर्थ सर्वर को दे दिया जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, बस इधर ध्यान दो। और फिफ्थ रिक्वेस्ट यदि आती है तो वो फिफ्थ सर्वर को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक सर्वर 10,000 कनेक्शन हैंडल कर सकता है, तो टोटल 50,000 कनेक्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो SLB जो फीचर है ये केवल और केवल FortiGate फायरवॉल के अंदर ही है, ना ये Palo Alto में है, ना ये सिस्को के अंदर है।
ना चेक पॉइंट के अंदर है कि जिसके अंदर हम किसी भी आईपी पे आने वाले ट्रैफिक को बैकएंड सर्वर पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमने तो यहाँ पे 5 सर्वर लगाए हैं, आप इससे ज्यादा भी लगा सकते हो यदि आपका बजट अलाउ करता है। तो विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसिंग और सर्वर लोड बैलेंसिंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू बैक और रिक्वेस्ट टू बैकएंड सर्वर। बाहर से जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आएंगी उनको हम बैकएंड सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों के लिए रहेगा, ये आईपी वर्जन 4 के लिए भी अवेलेबल है और ये आईपी वर्जन 6 के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इधर ध्यान दो, रिकॉर्डिंग में मिलेगा सारा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा किसके अंदर, सर्वर लोड बैलेंसिंग के अंदर। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल। अब एडमिन प्रोफाइल क्या है, एडमिन प्रोफाइल हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे एडमिन प्रोफाइल्स की। तो एडमिन प्रोफाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडमिन प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास हो गया ये फायरवॉल। तो फायरवॉल हो गया। अब इस फायरवॉल को जो है मल्टीपल इंजीनियर्स क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि इसको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 वाले इंजीनियर्स एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे। तो L1 के लिए L1, L2 के लिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल तैयार कर देनी है लेवल 2, और फिर हमने तैयार कर देनी है लेवल 3। अब उस प्रोफाइल के अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि जो L1 वाला बनता है वो केवल क्या कर सके, शो कर सके, या शो कर सके तो यहाँ दूसरे शब्दों में बोलते हैं उसको रीड ओनली, वो केवल कॉन्फ़िगरेशन देख सके। अब जो लेवल 2 वाला है उसको हम रीड ओनली के साथ साथ प्लस में बेसिक जो भी है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के राइट दे सकते हैं। और जो लेवल 3 है उसको हम ऑल राइट्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको हम L1 में डाल देंगे, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स नहीं है, उनको हम L2 में डाल देंगे, और जो काफी दिन से काम कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे L3 के अंदर डाल देंगे। तो जिस भी एडमिन को जिस प्रोफाइल में डाला है वो वैसा ही एक्सेस कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ किसके कर सकते हैं, एडमिन प्रोफाइल के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा यहाँ पे वर्चुअल VRRP। तो VRRP आपने CCNA वगैरह में पढ़ा होगा, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हमारा ये रहेगा कि अज्यूम करो हमारे पास PC1, PC2, PC3, PC4 हो गए। उनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। स्विच को हमने फायरवॉल 1 से कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल 1 को हमने फर्दर इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब जब इंटरनेट से कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इससे बचने के लिए हमने एक नहीं दो फायरवॉल लिए और दोनों को किससे जोड़ दिया, इंटरनेट से। अब इसका आईपी दे दिया 192.168.101.254, इसका 192.168.101.253। इस प्रकार से आपने आईपी दे दिए। लेकिन अब अगर हम सभी का गेटवे क्या रखते हैं, इन सभी का गेटवे फायरवॉल 1 का आईपी रखते हैं। फायरवॉल 1 डाउन हो गया तो ये बाहर नहीं जा सकते, फिर हमें मैन्युअली क्या देना पड़ेगा, फायरवॉल 2 का आईपी देना पड़ेगा। तो मैन्युअली देंगे तो टाइम लगेगा, तो हम फिजिकल आईपी ना देके यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, वर्चुअल आईपी बनाएंगे 192.168.101.1। और यही वर्चुअल आईपी इन सभी क्लाइंट्स का क्या रहेगा, गेटवे रहेगा। और ये वर्चुअल आईपी हम किसकी मदद से देंगे, VRRP की मदद से देंगे। जब VRRP चलाएंगे तो इनमें से एक प्राइमरी बनेगा, एक सेकेंडरी बनेगा। प्राइमरी आपका मास्टर बन जाएगा, सेकेंडरी आपका बैकअप बन जाएगा।
पहले इस वर्चुअल आईपी, जो ये वर्चुअल आईपी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, मास्टर रहेगा। तो पहले ट्रैफिक आपके मास्टर से जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये मास्टर डाउन हो जाए। तो यदि मास्टर डाउन होता है तो जो बैकअप है, जो सेकेंडरी जो बैकअप में था, वो प्राइमरी के डाउन होने पे क्या बन जाएगा, वो मास्टर बन जाएगा। अब जो ये वर्चुअल आईपी है वो किसके साथ एसोसिएट रहेगा, मास्टर के साथ। और अब आपका जो ट्रैफिक है नए वाले मास्टर से बाहर जाएगा। तो जो वीआरआरपी है, वीआरआरपी की मदद से हम मल्टीपल फायरवॉल को ग्रुप कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं एज ए सिंगल गेटवे। वो हमारे लिए सिंगल गेटवे का काम कर सकते हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे रिडंडेंसी मिलेगी कि पहले फायरवॉल वन लेके जाएगा, वन डाउन होता है तो दूसरा लेके जाएगा। तो इसी का सिमिलर प्रोटोकॉल होता है एचएसआरपी और जीएलबीपी, लेकिन वो सिस्को के प्रोटोकॉल हैं। तो एचएसआरपी, वीआरआरपी और जीएलबीपी, इन तीनों का काम एक ही होता है। ये हमको प्रोवाइड करते हैं गेटवे रिडंडेंसी। तो जब आपको गेटवे रिडंडेंसी चाहिए तो आप ओपन स्टैंडर्ड वीआरआरपी FortiGate फायरवॉल पे डिप्लॉय कर सकते हो और लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो जब उसका टाइम आएगा तब बताया जाएगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो वीआरआरपी की मदद से आप दो फायरवॉल को ग्रुप करके ऐसे सिंगल गेटवे का काम करा सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा फोर्टीनेट का कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फोर्टीनेट का एडीवीपीएन। अब ये एडीवीपीएन क्या है और एडीवीपीएन और साइट टू साइट वीपीएन में अंतर क्या है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, साइट टू साइट वीपीएन करेंगे। तो साइट टू साइट वीपीएन जो है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि यदि आपके पास एक ब्रांच है, ब्रांच वन, ब्रांच टू, इस प्रकार से आपने लिया और उनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इंटरनेट से। ये हो गया हमारा इंटरनेट। आपकी दो या दो से अधिक ब्रांचेस हैं तो हम उनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो अभी हमने पढ़ा, हम कौन सा वीपीएन बनाएंगे, साइट टू साइट। तो ये लो जी, हमने उनके बीच में बना दिया यहाँ पे साइट टू साइट वीपीएन। अब ठीक है, तो साइट टू साइट वीपीएन जब आप बनाओगे तो जैसा आपने बनाया है वैसा ही कम्युनिकेशन होगा। तो ये हो गया हमारा FortiGate 1। तो आपकी जो टोपोलॉजी है उसके हिसाब से यहाँ पे, एक मिनट, अब कलर भी करना पड़ेगा। ये लो जी। तो हमने जो है बताया कि ये हमारा हेडक्वार्टर हो गया, ये ब्रांच वन हो गया और ये ब्रांच टू हो गया। तो हमने साइट टू साइट वीपीएन की मदद से ये पॉसिबल किया कि हेडक्वार्टर ब्रांच वन ब्रांच टू से, ब्रांच वन ब्रांच टू हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अब ये 1 2 3 4 ब्रांच हो तो ठीक है। अब मान के चलो आपकी 50 ब्रांचेस हैं तो सभी के बीच में साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक हब है तो ठीक है। अब हम चाहते हैं नहीं कि वो सभी के सभी एक दूसरे से भी क्या करें, कम्युनिकेट करें। तो साइट टू साइट वीपीएन फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन में बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है, कौन रिमूव करता है, हमारा यहाँ पे उसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है फोर्टीनेट का एडीवीपीएन। तो एडीवीपीएन कब बनाया जाएगा, एडीवीपीएन तब बनाया जाएगा कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं। हमारे पास है हेडक्वार्टर, ब्रांच वन, ब्रांच टू। इसी प्रकार आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो किससे कनेक्टेड हैं, आईएसपी या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। और हम चाहते हैं कि सभी के बीच में क्या बने, हमारा फुल मैश वीपीएन बने। तो FortiGate पे फुल मैश वीपीएन का नाम है AD-VPN, आउटडोर डिस्कवरी वीपीएन। तो आउटडोर डिस्कवरी वीपीएन के अंदर एक हमारा हब बनेगा, बाकी के हमारे क्या बनेंगे, स्पोक बनेंगे। तो जब हम AD-VPN बनाएंगे
तो एडीवीपीएन में एक हब और बाकी के स्पोक रहेगा। अब प्रत्येक स्पोक खुद को रजिस्टर कराएगा, किसके साथ? हब के साथ रजिस्टर कराएगा। और कैसा टनल बनाएगा? रजिस्टर करके एक स्टैटिक टनल बनाएगा। लेकिन जब एक स्पोक दूसरे स्पोक से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उनके बीच में डायनेमिक टनल बनेगा। ये हमें नहीं बनाना, ये वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा कैसा टनल बनेगा उनके बीच में? ये हमारा डायनामिक टनल हमारा बनेगा। तो एडीवीपीएन कब यूज करेंगे? जब हमें फुल मैश वीपीएन चाहिए, जब हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उनके बीच में हमें फुल मैश वीपीएन चाहिए, तो एडीवीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें याद रहे, सभी डिवाइसेस हमारे क्या होने चाहिए? FortiGate फायरवॉल होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, अगर सभी डिवाइसेस FortiGate के हैं तो ही आप एडीवीपीएन यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो जिससे आपको सिक्योर कम्युनिकेशन भी मिलेगा, फुल मैश कनेक्टिविटी मिलेगी, लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आपको, जो कि हमें चाहिए। तो साइट टू साइट 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस के लिए, और यदि डिफरेंट वेंडर्स हैं तो, यदि सभी डिवाइसेस आपकी FortiGate फायरवॉल्स हैं तो उनके बीच में आप एक इजी वीपीएन या फुल मैश वीपीएन एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे करेंगे वो लैब का पार्ट रहेगा, लेकिन साइट टू साइट और एडीवीपीएन में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया। जब साइट टू साइट 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस के बीच में, जब डिफरेंट वेंडर हो, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन रहेगा। ये आपका जो रहेगा पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन रहेगा। और जो हमारा FortiGate का एडीवीपीएन है, ये हमारा फुल मैश वीपीएन है। डन हुआ, ये याद रहे। तो अभी तक जो 2 वीपीएन हमने पढ़े, साइट टू साइट और फुल मैश, ये आपके कॉन्फ़िगर किए जाएंगे फायरवॉल से फायरवॉल के बीच में, जब आपके 2 फायरवॉल हों। लेकिन अब इनसे आगे फिर जो हमारा नेक्स्ट वीपीएन रहेगा वो है फोर्टीनेट का डायल अप वीपीएन। अब ये डायल अप वीपीएन क्या है और एसएसएल वीपीएन क्या है, इन दोनों का एक ही काम है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या जानेंगे किसके बारे में? डायल अप वीपीएन के बारे में। तो ये हो गया हमारा इंटरनल नेटवर्क, जिसको हमने कनेक्ट किया किसके साथ? स्विच के साथ। स्विच से हमारा हो गया फायरवॉल, फायरवॉल से हमारा हुआ है यहाँ पे इंटरनेट, और इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारा वर्क फ्रॉम होम यूजर। अब जो वर्क फ्रॉम होम यूजर है उसके पास एक पब्लिक आईपी है, इंटरनेट के पास पब्लिक आईपी है, हमारे फायरवॉल के पास भी पब्लिक आईपी है। लेकिन जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास प्राइवेट आईपी है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम यूजर है वो केवल पब्लिक आईपी तक रीच कर सकता है, वो घर से बैठ के अंदर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब कहो कि साइट टू साइट वीपीएन बना दो, नहीं। साइट टू साइट वीपीएन जैसा मैं पहले बोल चुका तभी बनेगा जब आपका क्या हो, 2 ब्रांच हो। यानी कि ये तो हो गया फायरवॉल 1, ये हो गया फायरवॉल 2। तो 2 ब्रांचेस के बीच में आप क्या बनाओगे? साइट टू साइट वीपीएन, ये आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन अब ये फायरवॉल नहीं है, ये पीसी है अथवा लैपटॉप है। तो जब भी हम चाहेंगे कोई हमारा वर्क फ्रॉम होम यूजर अंदर के नेटवर्क को एक्सेस करे, तो उसके पीसी से लेके, उसके पीसी या लैपटॉप डेस्कटॉप से लेके फायरवॉल तक हमें एक वीपीएन बनाना है। और जो वो वीपीएन रहेगा वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे कौन सा? डायल अप वीपीएन। तो ये हमारा रहेगा डायल अप वीपीएन। डायल अप वीपीएन की मदद से जो वर्क फ्रॉम होम यूजर है वो अपने घर से बैठे बैठे ही कंपनी के इंटरनल सर्वर 1 सर्वर 2 को एक्सेस कर सकता है। तो जब हम डायल अप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वो IPsec प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है।
अब ये तो हो गया पुराना टाइम, लेकिन आज के समय में आईपी सेक नहीं, आज के टाइम पे यहाँ पे डायल अप वीपीएन की जगह यूज किया जाता है, इसके स्थान पे एसएसएल वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एसएसएल वीपीएन भी वही काम करता है जो डायल अप वीपीएन करता है, बस अंतर इतना है, डायल अप वीपीएन आईपीसेक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है और एसएसएल वीपीएन आपके एसएसएल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बताए जाएंगे। तो क्या क्या हुआ, अगर आपके पास दो ब्रांच है तो साइट टू साइट वीपीएन बनाओ, दो या दो से अधिक है तो एडी वीपीएन बनाओ, और यदि किसी वर्क फ्रॉम होम यूजर को इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस देना है तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे फोर्टीनेट का डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फोर्टीनेट का एसडी वैन। तो फोर्टीनेट एसडी वैन क्या है, जो फोर्टीनेट का एसडी वैन है वो आपको अलाउ करता है, अज्यूम करो कि आपका एक फायरवॉल है, फायरवॉल से कनेक्टेड है स्विच, और स्विच से आपके इंटरनल नेटवर्क यहाँ पे क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, और फायरवॉल को हमने जोड़ रखा है ISP1 से ISP2 से, दो या दो से अधिक आपके पास क्या हो सकते हैं, इंटरनेट लिंक हो सकते हैं। तो जो फोर्टीनेट का एसडी वैन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क है, ये आपको अलाउ करता है कि आपके पास जो फिजिकल इंटरफेस है उन फिजिकल इंटरफेस को आप ग्रुप कर सकते हो, किसके अंदर, एक लॉजिकल इंटरफेस के अंदर, वही आपका कहलाता है एसडी वैन इंटरफेस। तो लॉजिकल इंटरफेस ही आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एसडी वैन इंटरफेस होगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप फिजिकल इंटरफेस की बंडलिंग कर दोगे तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंगल राउट डिफाइन करना है, और सिंगल ही आपको क्या बतानी है, फायरवॉल की पॉलिसी बतानी है। तो सिंगल राउट डालोगे, सिंगल पॉलिसी डालोगे। अब जो ये आपने राउट और पॉलिसी बनाई है ये आपकी अप्लाई हो जाएगी उन सभी मेंबर इंटरफेसेस पे। कितने मेंबर इंटरफेस डाल सकते हो, फोर्टीगेट एसडी वैन के डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार आप लगभग 255 फिजिकल इंटरफेस को लॉजिकल इंटरफेस के अंदर डाल सकते हो। तो वैसे तो इतने कोई इंटरनेट के लिए 255 लिंक नहीं लेता, बट उन्होंने इतनी कैपेसिटी यहाँ पे डाली है। तो जो फोर्टीनेट का एसडी वैन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क है, वो एक अप्रोच है जिसके द्वारा आप फिजिकल इंटरफेस की बंडलिंग लॉजिकल इंटरफेस पे करोगे, और उसके लिए आप एक ही सिंगल राउट, सिंगल फायरवॉल पॉलिसी बनाओगे जो सभी मेंबर इंटरफेस पे आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको हर एक के लिए राउटिंग और पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि मेरा कौन सा लेन इंटरनेट पे जाए तो किस लिंक से उसको बाहर भेजा जाए, ये भी आप बता सकते हो। प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो कि कौन सा नेटवर्क जब बाहर जाए तो किस आईएसपी लिंक का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले। ये चीज हम किसके अंदर करेंगे, ये हमारा रहेगा एसडी वैन, फोर्टीनेट एसडी वैन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन, FSSO। अब ये FSSO क्या है, FSSO ये है कि हम चाहते हैं कि मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास है यहाँ पे एक पीसी हो गया, और चलो इसको इस तरह से लो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिव डायरेक्टरी है जो स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से मेरा पीसी कनेक्टेड है, स्विच से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फोर्टीगेट फायरवॉल, फोर्टीगेट फायरवॉल फर्दर कनेक्टेड है किसके साथ, इंटरनेट के साथ। अब मैं चाहता हूं अपने फायरवॉल पे पॉलिसी लगाना, लेकिन किसके अनुसार, जो एडी पे ग्रुप बने हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने फायरवॉल और फोर्टीगेट एडी और फोर्टीगेट फायरवॉल का
हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो जो एडी होगा, एडी पे ग्रुप होगा, जैसे कि एचआर होगा से, और एचआर के बाद हो गया सेल्स, हो गया आईटी, हो गया और एडमिन हो गया। इस प्रकार से आपने ग्रुप बना रखे हैं। तो एडी पे जो ग्रुप है वो इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, वो फोर्टिगेट के पास चली जाएगी। तो हम यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे कि एचआर आता है, आईटी आता है, सेल्स आता है और एडमिन आता है। अगर कोई भी यूजर इन से बिलोंग करता है, यदि सोर्स ये है और डेस्टिनेशन अगर वो कहाँ जाना चाहते हैं, इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए। तो एक्चुअली हमने क्या किया है, जो एडी पे ग्रुप बने हुए हैं तो हमने यहाँ पे लगाया है ग्रुप बेस, एडी ग्रुप बेस पॉलिसी। एडी ग्रुप बेस पॉलिसी, जो एक्टिव डायरेक्टरी पे ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप को हमने शेयर कर दिया है फोर्टिगेट फायरवॉल के साथ। और फोर्टिगेट फायरवॉल से कहा है कि यदि कोई यूजर इन ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसे इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अब यूजर जो है आएगा तो पहले वो किसको ज्वाइन करेगा, यूजर पहले एडी को ज्वाइन करेगा। एडी के द्वारा वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। यहाँ पे जब एडी इसको ऑथेंटिकेट कर देगा तो एडी इंफॉर्मेशन भेज देगा कि एक्स वाई जेड यूजर एचआर ग्रुप का मेंबर है, ये सेल्स का है, ये आईटी का है, ये मेड एडमिन का है। तो एडी के द्वारा जो यूजर ऑथेंटिकेट किए जाएंगे उनकी ग्रुप इंफॉर्मेशन फायरवॉल को शेयर कर दी जाएगी। तो इधर यूजर डोमेन के अंदर भी क्या कर जाएगा, लॉग इन कर जाएगा। और डोमेन के अंदर जैसे इसने लॉग इन किया, अब वो रिक्वेस्ट फायरवॉल को भेजेगा। फायरवॉल के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। तो FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन की मदद से, FSSO की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एडी और फोर्टिगेट का इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हम एडी के ग्रुप बेस पॉलिसी फायरवॉल पे डिप्लॉय कर सकें। तो या एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि हम यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जब भी आप एडी और फोर्टिगेट का इंटीग्रेशन करोगे वो आपका FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई यूजर डोमेन के अंदर ज्वाइन करेगा उसे एडी के द्वारा सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो एडी पे हम एक एजेंट इंस्टॉल करेंगे, वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड यूजर की इंफॉर्मेशन फोर्टिगेट को दे देगा कि ये यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है। जब वही लॉगिन किया, जिस यूजर ने लॉगिन किया है वो फायरवॉल को रिक्वेस्ट भेजेगा। फायरवॉल के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, यूजर ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है, तो उससे इंटरनेट का एक्सेस क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। ये रहेगा हमारा किसके अंदर, आपके FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे VDOM, वर्चुअल डोमेन। अब ये वर्चुअल डोमेन क्या है, वर्चुअल डोमेन ये है, जैसे आपने CCNA में पढ़ा होगा कि हम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ देते हैं, विलेन कहलाते हैं। तो वैसा ही सिमिलर, एग्जैक्टली वैसा नहीं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आप किसी वेब होस्टिंग कंपनी के अंदर काम करते हो, तो वेब होस्टिंग कंपनीज के अंदर जो क्लाइंट है वो अपने सर्वर्स ले जाके रख देते हैं। अब जो क्लाइंट है वो डिमांड कर रहा है कि जो मेरे सर्वर हैं वो फायरवॉल से प्रोटेक्ट होने चाहिए और उस फायरवॉल का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। तो 4 क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें 4 फायरवॉल खरीदने पड़ेंगे। फोर्टिगेट कहता है 4 फायरवॉल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक फिजिकल फायरवॉल खरीदो। उस फिजिकल फायरवॉल को आप वर्चुअल फायरवॉल 1, वर्चुअल फायरवॉल 2, वर्चुअल फायरवॉल 3, वर्चुअल फायरवॉल 4 के अंदर डिवाइड कर दो। तो जब आप एक फिजिकल फायरवॉल को लॉजिकल फायरवॉल के अंदर डिवाइड करोगे, यही जो हमारे लॉजिकल फायरवॉल बने हैं यही हमारा कहलाता है VDOM, वर्चुअल
डोमेन्स कहलाता है। तो FortiGate इसको VDOM कहता है, सिस्को इसको कॉन्टेक्स्ट कहता है, पोलो अल्टो इसको vSys कहता है, वर्चुअल सिस्टम कहता है। तो ये जो फीचर हैं ये हर वेंडर प्रोवाइड करता है, ये याद रखना है। तो FortiGate के फायरवॉल के अंदर एक फिजिकल फायरवॉल को लॉजिकली फायरवॉल में जब ब्रेक कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे VDOM कहलाएगा। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। तो ये रहेगा हमारा VDOM। उसके बाद हमारे यहाँ पे रिडंडेंसी के लिए दो फीचर्स आते हैं, लिंक एग्रीगेशन और रिडंडेंट इंटरफेस। ये क्या है, ये है कि अज्यूम करो अभी तक हमने जितनी भी लैब किया, ये मान के चलो ये फायरवॉल 1 हो गया, ये हमने इनसाइड स्विच से कनेक्ट कर दिया और इसको आउटसाइड स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 अभी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इंटरफेस के बिहाफ पे, लेकिन अब हम रिडंडेंसी देना चाहते हैं। तो रिडंडेंसी के लिए आप दो चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक तो आप यूज कर सकते हो ईथर चैनल। ईथर चैनल आप तभी बना सकते हो जब सामने वाला डिवाइस मैनेजेबल हो। अगर मैनेजेबल स्विच है जिस पे ईथर चैनल बन सकता है तो उसके अंदर हम ईथर चैनल बना देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला स्विच जो है मैनेजेबल नहीं है, तो जो स्विच मैनेजेबल नहीं है उसके लिए हम रिडंडेंट इंटरफेस बना सकते हैं। इससे हमें यहाँ पे इंटरफेस रिडंडेंसी मिलेगा। ईथर चैनल आपने बनाए तो ईथर चैनल के अंदर आपके दोनों या जितने भी लिंक आपने बंडल किए हैं उतना का इस्तेमाल होगा। आप मैक्सिमम ईथर चैनल के अंदर 8 लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रिडंडेंट इंटरफेस के अंदर आपका एक टाइम पे एक ही इस्तेमाल होगा, दूसरा किस पे रहेगा, होल्ड पे रहेगा। जब वो डाउन हो जाएगा तभी वो वाला आपका यूज होगा। तो जो ये दो हैं ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस, ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस रिडंडेंसी। तो ये आपका FortiGate के अंदर फीचर अवेलेबल है, ये भी आप करोगे। उसके बाद है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के अंदर फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर का इंटीग्रेशन। आप क्या कर सकते हो, आप FortiGate फायरवॉल अज्यूम करो कि आपके पास लेन हो गया, लेन से स्विच हो गया, स्विच से आपका फायरवॉल हो गया FortiGate, तो आप डायरेक्टली FortiGate को एक्सेस भी कर सकते हो। अब ये सीधा वेब यूआई पे जाओगे, हिट करोगे, एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल क्या है, आपके पास फायरवॉल्स हैं, तो फायरवॉल 1 हो गया, फायरवॉल 2 हो गया और फायरवॉल 3 हो गया, फायरवॉल 4 हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हो। जो आपके पास हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड सर्वर यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं FMG40 मैनेजर, और एक होता है डिवाइस FAZ40 एनालाइजर, 40 एनालाइजर। तो हम सभी डिवाइस को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए सभी डिवाइस को एक ही डिवाइस से या एक ही लोकेशन से मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन सभी को 40 मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लॉग सेंट्रलाइज लॉग देखने के लिए 40 एनालाइजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो हमारा रहेगा 40 मैनेजर वो आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए रहेगा, और जो एनालाइजर है वो सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग के लिए रहेगा। तो और ये के सर हम इसकी भी लैब करेंगे, मैनेजर की और एनालाइजर की? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो लिखा है वो, जो सामने दिख रहा है वो सब कुछ कराया जाएगा। तो ये हमारा रहेगा। तो फायरवॉल को कैसे एनालाइजर और मैनेजर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उनसे कैसे पॉलिसी पुश करेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा पैरेलल पाथ यानी पैकेट फ्लो के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा कंटेंट है जो हम अपनी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर
करने वाले हैं। तो यही ऑफ जो iMedita की वेबसाइट है उस पे पड़ा हुआ है कि FortiGate फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके पैकेट फ्लो तक ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। और 1 मिनट, ठीक है, कॉपी किया, नोटपैड पे डाला, फिर से कॉपी किया, और यही मैं रख लेता हूं अपने नोट्स के लिए। तो ये हमारा बैच हो गया, तो यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये आपके और मेरे लिए काम करेगा इस तरह से कि क्या हो गया है। तो कोर्स, सर मेरा एक बोलो क्वेश्चन सर। बोलो सर बोलो। आजकल सर मैं पूछ रहा था कि कस्टमर की सर आजकल या हम ओवर मतलब प्रोडक्शन में भी देखते हैं कि फोर्टिनेट हॉट सेलिंग मतलब फायरवॉल क्यों है? व्हाट इज द रीजन? हमने जैसे इसके फीचर्स देखे, लेकिन जो फोर्टिनेट है या पालो अल्टो है, दीज आर वेरी हॉट सेलिंग एंड कस्टमर डिमांड फायरवॉल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एफटीडी है या चेक पॉइंट है, उनकी डिमांड कम होती जा रही है, इनकी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सो व्हाट इज द रीजन सर? अब मेरे से मार्केटिंग कराएगा या टेक्नोलॉजी पढ़ेगा? नहीं नहीं सर, आई एम जस्ट आस्किंग कि बिकॉज कोई कहीं पूछ लेते हैं ना, सिक्योरिटी अब कंसल्टेंट, व्हाट डू यू थिंक हु इज द बेस्ट फायरवॉल? 1 मिनट, देखो जी, पहले तो ये कि तो मेरे से तुम चिकनी चुपड़ी बातें सुनना चाहोगे तो वो तो भूल जाना। लेकिन हाँ, कि ऐसा क्यों है, उसके कई सारे कारण हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये लो जी, मार्केट में जो शायद सबको दिख रहा हो, तो मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट हैं या लीड कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आपने लिखना है गार्टनर फायरवॉल, ठीक है, क्वाड्रेंट 2023, ये हमने एक इमेज निकाली। तो एक दो, नहीं, गलत जगह गई। तो यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, रुको, यस सर, यस सर। क्लास में भी है कुछ, उनको भी दिखाना है। अब दिखा? ठीक है। तो मैंने सूची निकाली है गार्टनर। गार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट बनाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। ये ना मेरा है या ना तेरा, ये अलग से है। तो वर्ल्ड के अंदर 3 वेंडर लीड कर रहे हैं नेटवर्क फायरवॉल में, फोर्टिनेट, पोलो अल्टो और चेक पॉइंट। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर मार्क वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाले 3 वेंडर्स के फायरवॉल हो गए, फोर्टिनेट, पोलो अल्टो और चेक पॉइंट, तो एक चीज तो तुम्हें ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अब इनमें होता क्या क्या है, होता ये है कि जो ये फायरवॉल है ये आपको मिल जाएगा। एक तरफ मैंने पोलो अल्टो लिखा है, एक तरफ चेक पॉइंट लिखा है, एक तरफ मैंने फोर्टिनेट लिखा है, फिर है एफटीडी हो गया, और फिर हो गया हमारा यहाँ पे सिस्को एएसए। तो अगर हम बात करें जैसे कि स्टैटिक राउटिंग या उससे पहले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाला फीचर है वो पोलो अल्टो दे सकता है, चेक पॉइंट दे सकता है, फोर्टिनेट दे सकता है, एफटीडी दे सकता है, एएसए नहीं देगा। स्टेटफुल फायरवॉल सभी के सभी हैं। सीएलआई मैनेजमेंट जो है वो आप सभी कर सकते हो, जीयूआई मैनेजमेंट सभी कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग सभी कर सकते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग सभी कर सकते हैं, रिप सभी चला सकते हैं, ओएसपीएफ जो है आपका सभी चला सकते हैं। तो ये हमने लिखा है जो आप पढ़ सकते हो। तो जो तुम अभी कह रहे थे कि ऐसा क्या है, क्यों है ये बिकने वाला, तो रीजन ये है कि जो हम बात कर रहे हैं चार की, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट और एफटीडी, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाले फीचर्स होते हैं जैसे कि एसएसएल डिक्रिप्शन, ये चारों के चारों करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल ये चारों के चारों करते हैं। कंटेंट कंट्रोल ये चारों के चारों करते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग चारों करते हैं। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन सभी के सभी करते हैं। एडी इंटीग्रेशन सभी करते हैं। मॉनिटरिंग सभी करते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चारों का होता है।
तो फीचर वाइज यदि हम जाएं तो सभी सेम सेट ऑफ फीचर्स देते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। अब बात आती है विच वन इज इजी टू इम्प्लीमेंट। तो जो सबसे आसान है इन सभी में, सीखने के हिसाब से, डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, फोर्टिगेट सबसे आसान है इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से। जब तुम देखोगे, अगर मान के चलो मेरे को सीखना है तो सबसे पहले मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, तो कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप फोर्टिगेट फायरवॉल ही चला सकते हो। इसके अलावा और कोई भी फायरवॉल आप नहीं चला सकते। फोर्टिगेट फायरवॉल 1 GB रैम में 1 GB रैम कंज्यूम करेगा, 1 कोर यूज करेगा, आप कर सकते हो। लेकिन FTD और चेक पॉइंट और पोलो अल्टो तुम उस कॉन्फ़िगरेशन में सोचोगे तो वो उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। दूसरा फोर्टिनेट है। अब औरों में क्या होता है, हार्ड और स्ट्रिक्टनेस होती है कि FTD के बेस्ट फीचर तुम तभी यूज कर सकते हो जब FMC यूज करोगे, लेकिन फोर्टिनेट में ऐसा कुछ नहीं है। तुम वो सारे फीचर सीधा स्टैंड अलोन पे भी जाके डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बिकता कौन है, बिकता कौन इसलिए है कि 2018 में सिस्को का FTD भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की लिस्ट में आता था, लेकिन वो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? एक्सेप्ट ना करने के पीछे कई सारे कारण हैं कि एक तो जितने फीचर पोलो अल्टो चेक पॉइंट फोर्टिनेट देता है, FTD उतना देता नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें हैवी रिसोर्सेज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा, जो ये FTD था, ये अब इसकी हिस्ट्री में जाए तो वो हमारे सिलेबस से उसका कोई लेना देना है नहीं। एक सिस्को बनाता था ASA, उसने एक्वायर की 2011 में सोर्स फायर नाम की कंपनी। तो सोर्स फायर के फीचर और ASA के फीचर को मिला के बना दिया FTD। अब ये जो मिक्सचर बनाया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा क्या नहीं है, आसान नहीं है। ASA में एक इमेज डलेगी, उस इमेज से हम उसे बूट कराएंगे, बूट कराने के बाद वो काम करेगा। काम कराने के लिए भी हमें एक दूसरा सर्वर चाहिए, FMC। और वो FMC भी जो है अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन और रिसोर्सेज का, यानी कि मान के चलो 32 GB रैम, 8 कोर होने चाहिए उसके लिए, तो वो अलग एक कहानी है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो तुम्हारा प्रश्न था वो ये था कि फीचर्स चारों के चारों सेम देंगे, कोई कम या ज्यादा। बाकी अब कौन ज्यादा बिकता है वो एक और पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि जो बेच रहा है वो उसे कैसे बेच रहा है। अब एक है कि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, या एक हैवी डिस्काउंट दे रहा है, वो भी कई सारी चीजें हो सकती है। दूसरा, तुम्हारे मैनेजर की किस वेंडर के साथ कैसी बनती है। मान के चलो कंपनी के अंदर फायरवॉल तो लगेगा ही लगेगा, ये सरकारी ठेके की तरह है कि सड़क तो बनेगी ही बनेगी। अब प्रश्न ये है, इन ठेकेदारों में से तुम किसको दोगे? तो सीधा सा वो है जो अधिकारी को ज्यादा पैसे देगा, अंडर द टेबल ठेका वही उठा के लेके जाएगा। समझ गए? ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। जी, यस। तो ये आपको मिल जाएगी, पढ़ सकते हो। तो हमने क्या किया अभी तक आपको बताया कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। ये हमारा 100% होने वाला है जो आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, हिंट के तौर पे मैं आपको उसमें ये बता दूंगा कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि आपने क्या करना है उसके अंदर, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स हैं वो किस तरह इनेबल किए जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि उसके अंदर होगा आपका, यहाँ पे हो गया प्रोफाइल्स होंगी, प्रोफाइल्स आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर होता है कौन सा, डिक्रिप्शन होगा, वो आपको यहाँ पे, बाकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे वो भी आपको यहाँ पे बता दी, मॉनिटरिंग के लिए आपको हिंट दे दी जाएगी, ठीक है। तो
उसके लिए आपको आइडिया दे दिया जाएगा कि हम ये कैसे इनेबल कर सकते हैं। बाकी अपना बैठ के, क्योंकि इमेज तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, अब तुम्हें उनमें से कितना करना है, कैसे कैसे करना है, क्या चाहिए, वो अपना खुद देखते रहना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले है कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन, तो वो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, डन कर चुके हैं। एक और रहेगा यहाँ पे हमारा FortiGate इंट्रोडक्शन से पहले हमारा रहेगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन ये हम करेंगे। तो पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या करेंगे ये आपको बता दिया, आपके सामने है। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हम कोर्स करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा दूसरे वेंडर का भी कंटेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्टिनेट वैसा नहीं बताएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता वो इधर ध्यान दें। अच्छा, मैग्नीफायर चला हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे होता है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेंगे, और वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास है एक पीसी। पीसी को हमने वाया स्विच के कनेक्ट कर दिया किसके साथ, तो हमारे पास है एक पीसी। पीसी को हमने स्विच, एक मिनट रुकना जरा। तो पीसी है, पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे वाया स्विच के एक राउटर के साथ। राउटर को हमने कनेक्ट किया दूसरे राउटर के साथ, और दूसरे राउटर को कनेक्ट कर दिया पीसी के साथ। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आईपी एड्रेसिंग दे देते हैं, जैसे कि 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.102.1, 192.168.102.100। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग किया। जब आप आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर दोगे तो ऐसा हो सकता है या संभव होगा कि PC1 2 के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और 2 1 के साथ कम्युनिकेट कर जाएगा, जैसा हमने CCNA में सीखा। अब रिक्वायरमेंट ये है कि PC1 2 से कम्युनिकेट करे लेकिन 2 1 से कम्युनिकेट ना करे। उसके लिए हमें लगाना होगा फायरवॉल। तो राउटर के स्थान पे हम यहाँ पे फायरवॉल लगाएंगे। जब आप फायरवॉल लगाओगे, फायरवॉल पे आपने लगाना है पॉलिसी कि यदि सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 है और डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.0 है, तो जो हमारा एक्शन है वो होगा अलाउ। तो PC1 PC2 से कम्युनिकेट करेगा लेकिन 2 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो फायरवॉल कर क्या रहा है, फायरवॉल ये बता रहा है कि कौन सा सोर्स नेटवर्क किस डेस्टिनेशन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या फायरवॉल एक ही रहेगा, नहीं, ये डाउन भी हो सकता है। तो डाउन हो जाएगा तो हमारा एक्सेस नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे एक नहीं 2 फायरवॉल लगाने हैं। एक रहेगा प्राइमरी और एक रहेगा सेकेंडरी। प्राइमरी आपका रहेगा एक्टिव, सेकेंडरी आपका रहेगा यहाँ पे
पैसिव। तो पहले जो ट्रैफिक है हमारा प्राइमरी से जाएगा, अब प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो सेकेंडरी लेके जाएगा, बट ये दोनों के दोनों फायरवॉल एज ए सिंगल फायरवॉल ही हमारा काम करेंगे। तो फायरवॉल को डिफाइन कैसे करेंगे? जो फायरवॉल है या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, बट कम से कम हमारे कितने रहने वाले हैं? दो ही रहने वाले हैं। तो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा हमारा फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर। फायरवॉल आपका क्या हो सकता है? हार्डवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। और वर्चुअल अप्लायंस इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। तो सेकेंड लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट लाइन क्लियर करो कि फायरवॉल आपका एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम हो सकता है जो कम से कम दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। अभी जो आपने लगाया हुआ है यहाँ पे फायरवॉल हार्डवेयर के किस में रहेगा? फॉर्मेट में रहेगा। सॉफ्टवेयर कब रहेगा? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पीसी यूज करोगे, पीसी पे क्या लगाओगे? इंस्टॉल करोगे एंटीवायरस, तब सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रहेगा। आपके पास सर्वर है, सर्वर पे इंस्टॉल करोगे एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट के अंदर आपका रहेगा। तो वर्चुअल अप्लायंस कब रहेगा? तो वर्चुअल अप्लायंस तब रहेगा यदि आप यूज कर रहे हो VMware यूज कर रहे हो, VMware का आप यूज कर रहे हो ESXi, या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, या Amazon वेब सर्विस यूज कर रहे हो। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए इन प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के अंदर आप क्या लगाते हो? वर्चुअल सर्वर लगाते हो। उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो फायरवॉल रहेगा वो भी क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। तो यदि आप VMware ESXi, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर Amazon वेब सर्विस यदि यूज कर रहे हो जहां पे वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, और उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहिएगा वर्चुअल अप्लायंस। तो फायरवॉल हार्डवेयर फॉर्मेट में, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में और वर्चुअल अप्लायंस फॉर्मेट में आपका हो सकता है। तो ये चीजें आपको अभी फायरवॉल क्या है, किस फॉर्मेट में हो सकता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है? स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग या पैकेट फिल्टरिंग। दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर। तीसरा है स्टेटफुल फायरवॉल। फोर्थ है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। और फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो इनके बारे में हमें जानना है। तो ये तो क्लियर हो गया फायरवॉल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान समय में कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो वर्तमान समय के अंदर आपका पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपका हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा किसके बारे में? पैकेट फिल्टरिंग के बारे में। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है? तो पैकेट फिल्टरिंग में हमारा यहाँ पे जो है, जब हम पैकेट फिल्टरिंग की बात करते हैं, चाहे वो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग का हो या पैकेट फिल्टरिंग का हो, उसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से? एक्सेस लिस्ट की मदद से। पैकेट फिल्टरिंग के अंदर जब आप पैकेट को फिल्टर करोगे वो लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक आप फिल्टर कर सकते हो। एक्सेस लिस्ट जब आप लगाओगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट। इतने प्रकार की ACL लगा के आप लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक पैकेट की फिल्टरिंग कर सकते हो।
और भी हमारे ACL के टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP एस्टैब्लिश कीवर्ड ACL। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जब हम पैकेट फिल्टरिंग की बात करते हैं तो एडवांटेज में आपका आता है इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा इजी टू इम्प्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है? समझने के लिए, पीसी हो गया पीसी को हमने कनेक्ट किया स्विच के साथ, ये स्विच का सिंबल हो गया। स्विच से राउटर, राउटर से स्विच और स्विच से हमारा सर्वर। अगर हमारा सर्वर प्रोवाइड कर रहा है HTTP तो पैकेट चलेगा किससे? पैकेट चलेगा आपका पीसी से, जो राउटर के किसी एक इंटरफेस पे इन और किसी एक इंटरफेस से आउट होगा। तो अब इन और आउट डायरेक्शन पे हमने HTTP अलाउ कर देना है, यानी TCP का पोर्ट नंबर 80 क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि हमारे पास सर्वर है HTTPS का, तो हमें HTTPS का पता है पोर्ट नंबर क्या होता है, TCP 443, तो वो आपने अलाउ कर देना है। आपके पास सर्वर है SMTP, तो हमने अलाउ कर देना है TCP 25। तो इजी टू इम्प्लीमेंट हो सकता है यदि आपको एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है। याद रहे, पैकेट फिल्टरिंग आसान हो सकता है कब? जब आपको एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है। दूसरा, इसको कैसे कह सकते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? कॉस्ट इफेक्टिव इसको इसलिए कह सकते हैं कि हम पैकेट फिल्टरिंग के अंदर क्या यूज करते हैं? ACL। और ACL स्विच पे भी बना सकते हो और ACL आप राउटर पे भी बना सकते हो। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्विच ACL कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है या ऑर्गेनाइजेशन का राउटर ACL कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, तो आपको अलग से कोई डिवाइस खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो उस केस में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। यदि किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। नुकसान यानी डिसएडवांटेज पहला ये रहेगा, नॉट स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है। अब इससे हमारा क्या मतलब है? इससे मतलब ये है, हम पढ़ रहे हैं कि ये स्केलेबल नहीं है। इससे मतलब ये है कि अगर अज्यूम करो आपके पास 100 सोर्स हैं और 10 डेस्टिनेशन हैं और यहाँ पे 10 सर्विसेज हैं, तो प्रश्न ये है कि ACL की एंट्रीज कितनी की जाएंगी? तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय विद डेस्टिनेशन मल्टीप्लाई बाय विद सर्विसेज। तो 100 गुना 10, 1000 गुना 10, तो आपको जो टोटल एंट्रीज हैं वो कितनी क्रिएट करनी पड़ेंगी? 10,000 एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो 10,000 एंट्री क्रिएट करना आसान काम नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट आर हार्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन। आप कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते। अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब हमारा ये है कि उदाहरण के लिए हमारे पास है एक पीसी, हमारे पास राउटर है और हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हमने एक सर्वर लगाया DNS वाला और हमने अलाउ कर दिया। क्या अलाउ किया? UDP 53। अब एक जो क्लाइंट है उसने क्या किया? DNS की क्वेरी भेजी, UDP 53 हेडर लगाया और वो क्या हो गया? अलाउ हो गया, क्योंकि आपने यही तो कहा है यदि ट्रैफिक किसके लिए जाए? UDP 53 के लिए जाए तो उसे अलाउ कर दो। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लाइंट ने टोरेंट के डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया UDP 53 पे और वो भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। अब हम क्या अलाउ करना चाहते थे? DNS।
लेकिन उसी पोर्ट पे क्या अलाउ हो गया, टोरेंट। तो आप ऐसी ACL नहीं बना सकते कि वो ये DNS को तो अलाउ करे, पोर्ट नंबर 53 पे DNS तो अलाउ हो, लेकिन क्या ना अलाउ हो, आपका जो टोरेंट है वो आपका अलाउ ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की ACL नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ड्रॉबैक है किसका, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट कठिन है क्रिएट और मेंटेन करना। आप ऐसी एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते कि वो UDP 53 पे DNS अलाउ करे, टोरेंट अलाउ ना करे। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉबैक रहेगा। उसके बाद आता है, जब हमें पता चल गया कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है, कितने प्रकार की ACL बना सकते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर है ये क्या काम करता है, पहले हम डायग्राम से समझेंगे फिर हम बनाएंगे। तो हमारा रहेगा प्रॉक्सी सर्वर। आग वो शोर करे, आगे आ जाना। ठीक है, वो कंप्रेसर चलेगा तब होगा। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर किस काम आता है, पहले डायग्राम से समझो। तो हमारे पास है, अज्यूम करो एक पीसी को हमने लगाया या कनेक्ट किया एक राउटर के साथ, और राउटर को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट पे हमारे पास सर्वर्स हो गए, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और टोरेंट हो गया। अब यूजर थ्रू राउटर किसी को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब हम चाहते हैं कि यूट्यूब और टोरेंट एक्सेस ना हो, तो उसके लिए हम यहां पे लगाएंगे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर आपको अपने लेन लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यानी कि हमने राउटर को यानी पीसी को स्विच, और स्विच को लगाया था किसके साथ, राउटर के साथ। वहीं पे हमने लगा दिया प्रॉक्सी सर्वर। जो प्रॉक्सी सर्वर है उस पे हमने डिप्लॉय करनी है पॉलिसी, और पॉलिसी के अंदर हम ये बताएंगे कि यदि रिक्वेस्ट, यूजर किसकी रिक्वेस्ट भेजता है, गूगल की रिक्वेस्ट भेजता है, अलाउ कर दो। फेसबुक की भेजता है, अलाउ कर दो। यदि यूट्यूब की रिक्वेस्ट भेजता है तो डिनाई कर दो। टोरेंट की रिक्वेस्ट भेजता है, डिनाई कर दो। ये पॉलिसीज हमने डिप्लॉय कर देनी है अपने प्रॉक्सी सर्वर पे। अब प्रॉक्सी सर्वर को दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है। पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। जब एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी लगाओगे तो क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी को कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, गूगल। रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे जाएगी, प्रॉक्सी देखेगा गूगल ये तो अलाउ है, तो अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को, और गूगल रिप्लाई भेजेगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी रिप्लाई भेजेगा क्लाइंट को। तो जब भी आप प्रॉक्सी सर्वर लगाओगे तो इस एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी यदि लगाया है तो क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको देगा, प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी से इंटरनेट, इंटरनेट टू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर। यानी एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को पता होता है प्रॉक्सी सर्वर कहाँ है। दूसरा तरीका होता है ये कि हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट जो है खुद ही
क्लाइंट को नहीं पता होता, वो सीधी रिक्वेस्ट किसको देता है, गेटवे को, कि मेरे को गूगल पे जाना है। अब गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको दे देता है, प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी देखेगा गूगल अलाउ है। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर है वो रिक्वेस्ट गूगल को भेजेगा और गूगल रिप्लाई प्रॉक्सी को देगा और प्रॉक्सी फिर उस रिप्लाई को क्लाइंट को देगा। तो आपने ध्यान दिया, चाहे तुम एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी यूज करो या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यूज करो, रिक्वेस्ट आनी ही प्रॉक्सी के पास है, या तो क्लाइंट देगा या गेटवे देगा, उसी से बाहर जाएगी और उसी से अंदर जाएगी। जो यूआरएल आपने अलाउ किए वो अलाउ हो जाएंगे, जो डिनाई किए वो डिनाई हो जाएंगे। तो प्रॉक्सी सर्वर से हम बता रहे हैं कौन सा यूआरएल एक्सेसिबल है। जो आपको डायग्राम में समझाया है वही लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर जाए और बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल अधिकतर यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। जब प्रॉक्सी सर्वर लगाओगे तो लिमिटेशंस हो सकती हैं। अगर आपने एक ही प्रॉक्सी लगाया वो डाउन हो सकता है, तो एक नहीं दो लगाओगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बच जाओगे। दूसरी लिमिटेशन है डिले होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइंट पहली रिक्वेस्ट किसको देगा, क्लाइंट प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी उसको किसको देगा, इंटरनेट को देगा, इंटरनेट से आपका प्रॉक्सी पे आएगा, प्रॉक्सी से अंदर आएगा, तो डिले होगा मिली सेकेंड में, उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि यूआरएल को कंट्रोल करना है तो ये मिली सेकेंड वाला डिले आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा दूसरी फायरवॉल टेक्निक, प्रॉक्सी सर्वर। अब बात आती है थर्ड फायरवॉल टेक्निक की। हेलो हाँ बोलो। सर, मिस हो गया जो आपने प्रॉक्सी सर्वर 2 टाइप्स के बताए ना, तो हाँ उसमें एक तो आपने बताया था एक्सप्लिसिट पॉलिसी एंड दूसरी कौन सी नहीं, बताया था? प्रॉक्सी सर्वर के टाइप नहीं बताए थे, मैं कह रहा था जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसको दो तरह से डिप्लॉय किया जाता हाँ जी, है। हाँ जी, प्रॉक्सी सर्वर डिप्लॉयमेंट। हाँ जी। तो प्रॉक्सी सर्वर का डिप्लॉयमेंट का पहला तरीका होता है कि आप क्या यूज कर सकते हो, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, या फिर दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। अब जो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी है उसके अंदर हम करते हैं क्लाइंट को कॉन्फ़िगर, और जो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है उसके अंदर गेटवे को क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो या तो आप, ये हो गया प्रॉक्सी सर्वर। अब इतना सो के मत जागा करो, जो क्लाइंट हो गया, या तो क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट देगा प्रॉक्सी को, तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे कलर से मैच कर लो, ये हो गया एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। और उसके बाद रिक्वेस्ट किस पे जाएगी आपकी, इंटरनेट पे जाएगी। ये तो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। या दूसरा हो सकता है कि एक पीसी हो गया जो वाया स्विच के कनेक्टेड है, किसके साथ, राउटर के साथ। अब दूसरा है हमारा कि पीसी ने जो रिक्वेस्ट है वो राउटर को दी, यानी कि गेटवे को दी। अब गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को देगा, प्रॉक्सी उसको इंटरनेट को देगा। तो अंतर है दोनों में, या तो क्लाइंट ही खुद भेज दे प्रॉक्सी को
तो वो तब हो सकता है जब तुमने बताया हो, तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को पता रहता है प्रॉक्सी सर्वर कौन है, जबकि ट्रांसपेरेंट में उसे कुछ नहीं पता, उसने रिक्वेस्ट गेटवे को देनी है, गेटवे ने प्रॉक्सी को देनी है, प्रॉक्सी से इंटरनेट पे जानी है। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। सर इस केस में क्या है कि राउटर के बाद वो डायरेक्टली हमें राउट देना होगा टूवर्ड्स प्रॉक्सी, मतलब देखो कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। जो समझाने का मतलब है वो यहाँ पे हम ना तो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना ट्रबल शूटिंग, सीधा सा समझ रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से डिप्लॉय होगा, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। या तो क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करोगे तो वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी कहलाएगा, गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कहलाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, वो दूसरी बात है। डन? ठीक है। हाँ, डन डन। ओके जी। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, पहले डायग्राम से समझो। डायग्राम से समझना हमारा ये है कि मेरे पास एक पीसी हो गया जो हमने स्टेटफुल फायरवॉल से जोड़ा, स्टेटफुल फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, और नई इंटरनेट की जरूरत है ही नहीं इस बार, सीधा एक हमने यहाँ पे सर्वर लगा दिया। तो 192.168.101.100, 192.168.102.100। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, वो 443 पोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो क्लाइंट ने एक पैकेट बनाया, क्लाइंट ने जनरेट किया पैकेट, सोर्स आईपी कितना हो गया 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, पहला पैकेट टीसीपी का सिन फ्लैग। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करेगा, पीसी पैकेट जनरेट करेगा, और इस पैकेट को जनरेट करके दे देगा फायरवॉल को, जो कैसा है हमारा स्टेटफुल है। अब जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो एक बनाएगा डेटाबेस, डेटाबेस में ऐड करेगा कौन आ रहा है 192.168.101.100 आ रहा है, किसके पास जा रहा है 192.168.102.100 के पास जा रहा है, सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, और यहाँ पे हो गया। और पहला पैकेट क्या है, सिन है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। इस प्रकार ये डेटाबेस बनाया और पैकेट को उठा के किसको दे दिया, पैकेट को भेज दिया सर्वर पे। अब सर्वर यहाँ पे रिप्लाई तैयार करेगा, जब रिप्लाई तैयार करेगा तो सोर्स आईपी हो जाएगा 192.168.102.100, डेस्टिनेशन आईपी कितना 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट 443, डेस्टिनेशन पोर्ट रिवर्स में 1025, सिन के बदले क्या दिया जाएगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। ऐसा रिप्लाई पैकेट बनेगा और वो फायरवॉल पे आएगा। अब फायरवॉल चेक करेगा क्या कि 102.100 का कौन सा पोर्ट नंबर आ रहा है 443, तो 102.100 का पोर्ट नंबर आ रहा है 443, मैच कर गया डेटाबेस से। किसके पास जा रहा है 101.100 के 1025 के पास, 101.100 के 1025 के पास। तो जो पैकेट आ रहा है वो हमारे डेटाबेस से क्या कर गया, मैच कर गया, जिसमें लेयर 3, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 4 मैच कर गए। क्या आ रहा है, गया था सिन, क्या आ रहा है सिन प्लस एक, तो सिन प्लस एक तो तभी आता है ना जब सिन गया होता है, तो सिन के जवाब में ही सिन प्लस एक आ रहा है।
तो इसका मतलब अंदर से जो रिक्वेस्ट गई है ये उसी का रिप्लाई है, हमारे डेटाबेस से मैच हो गया, तो इसको क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। अब मान के चलो ये सर्वर रिप्लाई के स्थान पे क्या भेज देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है। तो यदि रिक्वेस्ट भेजेगा तो पोर्ट नंबर बदल जाएंगे, यदि सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक डायनेमिक पोर्ट इस्तेमाल करेगा। पीसी को मान के चलो आरडीपी करना चाहता है तो 3389 पोर्ट हो गया। अब इतना जब होगा यहाँ पे तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाई, तो इस बार क्या आया है, रिक्वेस्ट आई है। तो रिक्वेस्ट आई है तो चेक करो कौन है, 102.100 मैच हो गया। क्या लेके आ रहा है, 1025443 मैच नहीं हुआ। किसके पास आ रहा है, 101 के पास कौन किस पोर्ट पे आ रहा है, 3389 मैच नहीं हुआ। लेयर 3 मैच हो गया, लेयर 4 मैच नहीं हुआ, यानी ये वो पैकेट है ही नहीं जो बाहर गया है, तो मैच नहीं हुआ, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, जब उसे रिप्लाई मिलता है डेटाबेस से मैच करता है, मैच होगा तो अलाउ अदरवाइज डिनाई। तो यहाँ पे मैच किया ही नहीं तो डिनाई हो गया, पहला मैच हुआ था तो अलाउ हो गया। तो जो डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल के अंदर, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में, फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट तो फायरवॉल या स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई मैच होता है तो पैकेट को स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये काम रहता है आपके स्टेटफुल फायरवॉल का। उसके बाद जो स्टेट टेबल होती है, अब उस कुछ वेंडर इसको स्टेट टेबल, कुछ कनेक्शन टेबल और कुछ सेशन टेबल कहते हैं। तो उसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन सिन प्लस एक ये सारी चीजें हो सकती हैं स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल अथवा सेशन टेबल के अंदर। अब जब हमें पता चल गया स्टेटफुल फायरवॉल क्या करती है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो क्या करती है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पहले डायग्राम से समझो, लाइनें बाद में पढ़ेंगे। आपकी एक लोकेशन है जहां पे क्लाइंट है, जहां पे सर्वर्स हैं, दूसरी लोकेशन है जहां पे क्लाइंट है और जहां पे आपके सर्वर हैं। तो अब यहां पे ये हो गया, उनको हमने स्विच से जोड़ दिया। अब यहां पे आओ तो स्विच को हमने राउटर से, स्विच को हमने राउटर से, दोनों राउटर्स को आप लीज लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों राउटर को आप जोड़ सकते हो इंटरनेट के साथ भी आप जोड़ सकते हो। तो हमने इंटरनेट से जोड़ दिया, या कनेक्टिविटी आपकी MPLS के रास्ते भी हो सकती है। तो आपने क्या लगाया हुआ है, उदाहरण के लिए राउटर, राउटर पे क्या किया आपने, आईपी एड्रेसिंग। तो आपने आईपी एड्रेसिंग की है, आपने राउटिंग की है, आपने नेटिंग की है, आपने VPN बनाया है और आपने MPLS वगैरह चलाया है। अब हमें जरूरत पड़ी क्या, कि ये और ये नेटवर्क सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए हम राउटर को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, फायरवॉल लगाएंगे। फायरवॉल लगा रहे हो तो फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN, MPLS नॉट एप्लीकेबल, फिर आप लगाओगे फायरवॉल पॉलिसीज, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब जब दोबारा से बनाएंगे टाइम लगेगा।
अब प्रश्न ये है कि जब एड्रेसिंग हो रखी है क्यों करें, राउटिंग हो रखी है क्यों करें, नेटिंग हो रखी है क्यों करें, वीपीएन हो रखा है क्यों करें, एमपीएलएस के बिना काम नहीं चलेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केवल फायरवॉल पॉलिसीज लगाएं? तो राउटर को नहीं हटाएंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमने लगाना है अपने लेन के बीच में और यहाँ पे लेन के बीच में और गेटवे के बीच में ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगाएंगे। लेन और गेटवे की कनेक्टिविटी तोड़ देंगे, ट्रैफिक का फायरवॉल से जाएगा। और अब इस फायरवॉल पे बस हमने क्या लगाना है, पॉलिसीज। ना नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, बट फिर भी आपने फायरवॉल लगा दिया। तो जब नेटवर्क के अंदर हमें ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता ना हो या हम नहीं चाहते, केवल फायरवॉल पॉलिसीज चाहते हैं, तो ही हमें ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की आवश्यकता है। तो जो आपको बताया है वही लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल काम करता है लेयर 2 पे। ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे, लेकिन अभी भी फायरवॉल के पास क्षमता है, वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को, लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक फिल्टर कर सकता है। दूसरे शब्दों में या दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है सेम नेम के साथ या डिफरेंट नेम के साथ, जैसे कि वर्चुअल वायर। तो वर्चुअल वायर कहो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कहो, एक ही चीज है। एडवांटेज क्या है, आप डिप्लॉय कर सकते हो फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना रीएड्रेस किए सराउंडिंग डिवाइस को और बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, अगर आप अपने नेटवर्क को रीडिजाइन नहीं करना चाहते, रिकॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते, तो आप ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब इसमें एक फायरवॉल टेक्निक रह गई यहाँ पे, जिसको हम बात कर रहे थे, कौन से वाला, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब ये क्या है, ये है, इसको इस तरह से समझो। हमारे पास है एक पीसी, पीसी को हमने कनेक्ट किया एक फायरवॉल के साथ, फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट से हमने जोड़ दिया पब्लिक सर्वर। अब ये है हमारा नॉर्मल फायरवॉल। नॉर्मल फायरवॉल पे आप एक ही रूल बनाते हो कि यदि क्या है, नॉन अटैक है, तो नॉन अटैक को क्या, नॉन अटैक के लिए क्या दे दिया, एक्शन। तो यदि नॉन अटैक है तो उसे हम क्या कर देंगे, डिनाय। अब नॉन अटैक कैसे पता चलेगा, हमारे पास होंगे सिग्नेचर्स, फायरवॉल के पास वायरस स्पाईवेयर के, तो वायरस के, स्पाईवेयर के, मालवेयर के हमारे पास सिग्नेचर्स हो गए। अब पीसी पे बैठा है एक यूजर, तो पीसी पे बैठ गया एक यूजर, यूजर ने थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजा। किसको रिक्वेस्ट भेजा, एक हमारा पब्लिक सर्वर, पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वहां से हमें एक फाइल मिली, फाइल नॉर्मल थी, उसको मैच किया गया किससे, नॉन अटैक के साथ। तो जो फाइल है वो आई, उसको नॉन अटैक से मैच हुआ, नहीं मैच हुई, कोई वायरस है ही नहीं, तो उस फाइल को क्या कर दिया गया, यहाँ पे 1010 उस फाइल को अलाउ कर दिया गया, क्योंकि उसमें कोई वायरस था ही नहीं। अब मान के चलो जो ये फाइल आई है, इसके अंदर कोई एक या सभी सिग्नेचर्स क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। तो फाइल आई, फाइल को मैच किया नॉन अटैक के साथ, इस बार हमारे नॉन अटैक से मैच कर गया। जब नॉन अटैक मैच कर गया, यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है वो मैच कर गया, तो मैच करने के बाद एक्शन क्या है, डिनाय है, तो ये फाइल क्या कर दी जाएगी, डिनाय कर दी जाएगी। तो इस बार ये अलाउ नहीं होगी। तो
नॉर्मल फायरवॉल आपका एक ही चीज पे काम करता है कि नॉन अटैक, यदि वो जानता है अटैक को तो वो डिनाई कर देगा। लेकिन वायरस और अटैक तो डे बाय डे नए नए आते हैं। अब यहाँ पे फाइल के अंदर एक आया हमारा 0 डे अटैक। 0 डे अटैक यानी जिसको अटैक है लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं किया है, तो आया ZDA 0 डे अटैक। अब आया फाइल आई नॉन अटैक से मैच नहीं हुई, तो जब हम उससे पता लगा ही नहीं सकते ये अटैक है या क्या है, तो सीधा सा क्या हो गया, फाइल आई डेटाबेस से हमारे मैच नहीं की, तो मैच नहीं की तो हमारे लिए वो नॉर्मल है। तो फाइल जिसके अंदर क्या था हमारा ZDA 0 डे अटैक था, वो क्या हो गया, अलाउ हो गया और होस्ट हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये 0 डे अटैक या अननोन अटैक से नेटवर्क को बचाएं। तो उसके बाद लिए काम आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिस पे हम क्या इनेबल करते हैं, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है उसमें सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी होती है। अब ये सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन जो होता है उसमें हम बनाते हैं क्या, यहाँ पे रूल नंबर 2 बनता है और उसको यदि बताते हैं कि यदि तुम्हारे पास कोई फाइल आती है जिसके अंदर अटैक है लेकिन तुम उसको नहीं जानते हो, यदि अननोन अटैक तुम्हें डिटेक्ट होता है तो एक्शन ये लोगे कि सेंड कर दोगे किसको, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड/डेटा सेंटर। तो जिस डिवाइस के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता है उसके अंदर हम दूसरा रूल बनाते हैं कि यदि अननोन अटैक यदि डिटेक्ट होता है तो इंफॉर्मेशन क्लाउड को भेज दो। अब ये क्लाउड उसी वेंडर का होगा जिसका फायरवॉल हो गया, फोर्टिनेट का फायरवॉल फोर्टिनेट को देगा, सिस्को को, पोलवल्टो को। तो ये हो गया क्लाउड/डेटा सेंटर जो कि इंटरनेट से ही कहीं आपको कनेक्टेड होगा। अब जो ये फाइल आई है यहाँ पे किससे मैच नहीं हुई, जो हमारी ये फाइल है, ये वाली फाइल नॉन से तो मैच हुई नहीं, तो फिर ये किससे मैच कर गई, ये हमारी अननोन अटैक से मैच कर गई। अननोन अटैक से मैच कर गई तो इसकी इंफॉर्मेशन अब भेज दी जाएगी किसको, इसकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी क्लाउड को, क्लाउड यानी डेटा सेंटर को। तो ये डिवाइस उस इंफॉर्मेशन को भेज देगा कि जिसके अंदर क्या था, आपका जो भी फाइल थी, पूरी फाइल, और जिसके अंदर वो ZDA था वो क्लाउड को सबमिट कर दी जाएगी। अब क्लाउड या डेटा सेंटर उस वेंडर का होगा जो वो फायरवॉल बेच रहा है, वहां पे उन्होंने इंजीनियर्स बिठा रखे होंगे, वो उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके पता चला जो ये आया है ये क्या है, ये वायरस है, और उस वायरस का क्या निकाला जाएगा, एंटी वायरस बनाया जाएगा। उस एंटी वायरस का क्या तैयार किया जाएगा, एक अपडेट तैयार किया जाएगा, और उस अपडेट को फिर से किसको दे दिया जाएगा, थ्रू इंटरनेट फायरवॉल को दे दिया जाएगा। फायरवॉल पे ये अपडेट आया, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके यहाँ पे ऐड करेगा। तो जो अननोन था अब क्या हो गया, हमारे लिए नॉन हो गया। तो अब नॉन हो गया, तो अब उसको हम क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। तो आफ्टर अपडेट, जब अपडेट आ जाएगा, आफ्टर अपडेट 0 डे अटैक विल बी डिनाई, वो डिनाई हो जाएगा। लेकिन जब तक अपडेट नहीं आएगा, बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले, बिफोर अपडेट ZDA will be 0 डे अटैक will be अलाउ। अपडेट से पहले वो अलाउ होगा, अपडेट के बाद डिनाई हो जाएगा। तो
ये सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन जिस डिवाइस के अंदर हो, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता जिस डिवाइस के अंदर हो, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। तो इसकी क्षमता फोर्टीगेट फायरवॉल में होती है, पोलो अल्टो फायरवॉल में होती है, चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर होती है, और ये सिस्को के एफटीडी के अंदर भी होती है। तो उनके पास क्षमता होती है कि वो किसी सस्पेक्टेड फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को दे सकते हैं, वहां से मिलने वाले अपडेट को एक्सेप्ट करेंगे, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, वो नॉर्मल फायरवॉल नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन सा होता है, एनी फायरवॉल विच हैज सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये था हमारा कि फायरवॉल क्या है और फायरवॉल टेक्निक्स क्या है। तो आज हमारा इतना ही रहेगा, जिसमें हमने क्या किया हमने, जिसके अंदर हमने किया कि हमारा पूरी ट्रेनिंग के अंदर कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, और आज हमने किया फायरवॉल इंट्रोडक्शन। कल हमारा रहेगा फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। हाँ, किसी ने कुछ कहना है तो बोलो। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मान लिया कोई वायरस आया है इन्फेक्टेड, तो वो सेंड बॉक्सिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। ठीक अब है। सेंड बॉक्सिंग जब वो अपडेट मतलब नया अपडेट आया फायरवॉल के पास, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? जैसे सेंड बॉक्सिंग जो अपडेट नया आएगा, ठीक है, उसके बाद हर वेंडर ये कहता है, जो भी ये बेचता है, कि अगर आपने कोई फाइल चाहे क्लाउड को दी है या डिवाइस को दी है, 3 से 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी फाइल सेंड की है, इस पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो जब तक वो ओके डिनाई रहेगी फाइल? नहीं, जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक वो अटैक अलाउ रहेगा। जब उसने अपडेट दे दिया, उसके बाद उसने स्वीकार कर लिया और उसको मिल गया कि ये वायरस है, ठीक है, उसका एंटीवायरस दे दिया, तो वो उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है सर हर अननोन पैकेट जो रहेगा, नहीं, वो अंतर है, सैंडबॉक्स में जाएगा। अंतर है। हर अननोन पैकेट नहीं, हर वो नॉर्मल पैकेट को दिक्कत नहीं है, जो भी एबनॉर्मल पैटर्न या बिहेवियर रहेगा, जो लगेगा फायरवॉल को कि ये नॉर्मल भी नहीं है लेकिन ये अटैक भी नहीं है, वही फाइल भेजी जाएगी, हर एक नहीं भेजा जाएगा। फायरवॉल कैसे डिटेक्ट करता है? बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे फायरवॉल ये डिटेक्ट कर सकता है कि ये वायरस है, वैसे ही वो ये डिटेक्ट कर सकता है कि ये एबनॉर्मल पैटर्न है, लेकिन मेरे पास इसका क्या नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। वही किसको जाएगा, सैंडबॉक्स अप्लायंस को जाएगा। हमें उसमें ज्यादा मत्था मारने की दिक्कत नहीं है। उसका रीजन ये है, प्रश्न तुम्हारा जायज है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि 2019 में कोरोना वायरस आया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक ने उसका एंटीडोट कैसे बना लिया या कैसे पहचान लिया कि ये इस दवाई से रुकेगा, तो ये वही जानता है, क्योंकि उनको इस चीज की एक्सपर्टाइज है। तो जो वो फायरवॉल हम खरीद रहे हैं, जो काम हम नहीं कर रहे थे वो डिवाइस से करा रहे हैं, तो हमें इतना तो हो गया ना, ये हम नहीं कर सकते, ये डिवाइस करेगा। तो डिवाइस का जो वेंडर है उसने ये क्षमता डाली है कि ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि
कोई आदमी नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसके सिग्नेचर होंगे ना। लेकिन अब कोई नॉर्मल से भी मैच नहीं करता, एबनॉर्मल से भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो अननोन ही हो गया। तो वो वाला ट्रैफिक या पैकेट अप्लायंस के पास जाएगा। उसमें हमारे द्वारा कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस इतना बताना है कि अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन किसको भेजनी है, वेंडर को या क्लाउड को या अप्लायंस को भेजनी है। एडमिन इतना कर सकता है, एडमिन ये नहीं कर सकता कि केवल ये वाला भेजना है। अगर ये वाला करने की क्षमता हमारे पास आ जाए तो फिर हमें किसी की क्या जरूरत है। डन? हाँ सर, हाँ। डन, ठीक है। तो और किसी का कुछ कहना है? नहीं, तो अच्छी बात है। तो कोर्स क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो आपको बता दिया। तो आपके सामने है, जितना कवर होता जाएगा वो हम यहाँ मार्क करते जाएंगे, जो बचेगा वो भी आपके सामने यहाँ पे रहेगा। डन हुआ? तो ठीक है, मिलते हैं बाकी का जो है फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन के साथ मिलते हैं कल। बाय। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था कि कोर्स कंटेंट हमारा क्या रहेगा, और फायरवॉल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने किया। अब हम जानेंगे किसके बारे में, फोर्टीगेट फायरवॉल के बारे में। तो जो फीचर्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं वो फोर्टीगेट फायरवॉल के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा फोर्टीगेट फायरवॉल है फीचर्स, तो फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर हमारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारा कि जिसके के अंदर हम कह सकते हैं कि पहला जो फोर्टीगेट फायरवॉल है आपका स्टेट फुल फायरवॉल है। इसके साथ साथ इसको CLI और GUI के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये आपको प्रोवाइड करता है IP वर्जन 4 राउटिंग। IP वर्जन 4 राउटिंग के अंदर आपको ये प्रोवाइड करेगा स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग, ये आपको प्रोवाइड करेगा। साथ के साथ रिप आप डिप्लॉय कर सकते हो, OSPF आप डिप्लॉय कर सकते हो, ISIS डिप्लॉय कर सकते हो, PGP डिप्लॉय आप कर सकते हो। इसके साथ साथ ये आपको IP वर्जन 6 राउटिंग प्रोवाइड करेगा। IP वर्जन 6 राउटिंग के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग के साथ साथ आप लगा डिप्लॉय कर सकते हो, रिप NG डिप्लॉय कर सकते हो, OSPF वर्जन 3 डिप्लॉय कर सकते हो, ISIS V6 डिप्लॉय कर सकते हो, MP मल्टी प्रोटोकॉल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल डिप्लॉय कर सकते हो, और आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो IP वर्जन 4, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 की लिंक मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ आप यहाँ पे IP वर्जन 4 के अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिप्लॉय कर सकते हो, IP वर्जन 6 के अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकते हो, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के अंदर आप यूजर ऑथेंटिकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। इसके साथ साथ फोर्टीगेट फायरवॉल पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, साइट टू साइट VPN आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे रिमोट एक्सेस VPN आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, रिमोट एक्सेस के अंदर दोनों सपोर्टेड है, आपका IPsec वही और आपका SSL VPN। तो रिमोट एक्सेस IPsec हो गया, आपका SSL VPN भी यहाँ पे सपोर्टेड है। आप
FortiGate फायरवॉल को बना सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और या फिर एक और फीचर होता है लेयर 2 वाला ही, वर्चुअल वायर। ये आप डिप्लॉय करोगे। FortiGate फायरवॉल पे आप डिप्लॉय कर सकते हो VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको मिलेगा HA हाई अवेलेबिलिटी, जो आपको एक्टिव पैसिव और एक्टिव HA आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप AD इंटीग्रेशन कर सकते हो, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं FSSO Fortinet सिंगल साइन ऑन। इसके साथ साथ Fortinet का SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपको बताया था कि आप यहाँ पे इंटरफेस रिडंडेंसी डिप्लॉय कर सकते हो, जिसके अंदर ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसका आप सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कर सकते हो वाया FortiManager, और लॉगिंग के लिए FortiAnalyzer का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर जो हमारा आता है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप एक्टिवेट कर सकते हो, और आप यहाँ पे डिक्रिप्शन वगैरह भी इनेबल कर सकते हो, और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक फीचर बताया था सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो यदि कोई हमसे कहता है कि FortiGate फायरवॉल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि FortiGate फायरवॉल हमें इतने फीचर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। डन। तो ये फीचर्स हैं जो हमारे FortiGate फायरवॉल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वही है जिनका आपको कल लिस्ट बताई थी कि हम कौन कौन से करने वाले हैं। तो कोई पूछता है FortiGate फायरवॉल क्या है, कि FortiGate फायरवॉल इज ए स्टेटफुल फायरवॉल and along with stateful firewall it provides many features। अब इनमें से जितनों के आप नाम ले सकते हो, ये अब आप पे निर्भर करता है। अगर कुछ मिसिंग है तो वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम ये चीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख रखा है हमने VDOM, तो यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो कि हमारा VDOM, यानी आप फिजिकल फायरवॉल को लॉजिकल फायरवॉल के अंदर भी ब्रेक कर सकते हो। अब कितने फीचर्स आप याद रख सकते हो, ये अब आप पे निर्भर करता है, और हम जिस FortiOS वर्जन का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा 7.x, यानी लेटेस्ट ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा FortiGate फायरवॉल है, यानी हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारा फायरवॉल टेक्निक्स होती है, तो उनके अंदर कौन कौन सा होता है, स्टेटफुल फायरवॉल ये आपको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वर्चुअल वायर ये आपका सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे हमने एक चीज मिस हो गया हमारा, और वो हमारा क्या था, URL फिल्टरिंग। वैसे वो सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा। तो जो FortiGate फायरवॉल है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है, वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी है, उस पे आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वाले फीचर्स भी इनेबल कर सकते हो, और इससे हम प्रॉक्सी सर्वर का भी क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। रही बात पैकेट फिल्टरिंग की, तो पैकेट फिल्टरिंग के लिए आप पॉलिसी बना सकते हो। तो FortiGate आपको सारे फीचर प्रोवाइड करेगा एक ही बॉक्स के अंदर। अब बात आती है कि लैब किस प्रकार से बनाएंगे। तो लैब बनाने के लिए आपको चाहिए रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं।